आप जो अन्य एग्जाम दे रहे हैं उन एग्जामों में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित हैं और इस समय का ये ज्वलंत मुद्दा भी है आपका, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। बंद करो थोड़ा जल्दी से जुड़िए। मोनू, अंशुल, गुड मॉर्निंग। आज ऑब्जेक्टिव चलेंगे अपने, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से सॉल्व करना है। वैसे आज मैं संविदा की क्लास में इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके, साथ में ही जो आपके अन्य चीज़ों में भी काम के हैं। कहीं ना कहीं आई हुए क्वेश्चनों का कलेक्शन है, रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं इन प्रश्नों की। और ये प्रश्न जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ कभी भी एग्जाम में आते हैं, और आप यदि गलत करके आते हैं इनको तो ये मान लीजिए आप एग्जाम से बाहर हैं। तो ये गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अच्छी तरीके से पढ़ें, घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें। केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लगातार बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को। मैंने ग्रुप में भी डाला था, आज कोटा के संदर्भ में था, कोटा के डॉक्टर ने कहा है। और अब इलेक्शन टाइम और आ गया है, तो इसमें रैलियाँ जो चल रही हैं इस आधार पर केसेस की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। और आप लोगों को जान करके थोड़ी निराशा भी होगी। अभी जो एक वैक्सीन बनी थी आपकी स्पुतनिक वैक्सीन, जो रूस ने बनाई थी, उस रूस की वैक्सीन का भारत से क्लिनिकल ट्रायल चालू हो गया था और कह रहे थे कि शायद नवंबर तक ये वैक्सीन आ जाएगी, और उसके साइड इफ़ेक्ट आने लगे हैं। वो वैक्सीन सिर में दर्द, पैरों में दर्द ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, और वहाँ रूस के ही वैज्ञानिकों ने उस पर रोक लगाने की मांग की है कि ये अभी सही नहीं है। हाँ, ये एमपी पुलिस में भी काम आएगा। ये पर्यावरण वाला टॉपिक है भैया, ये हर जगह काम आएगा आपका, एमपी पुलिस में भी काम आएगा आपका। ये एमपी पुलिस में ये ऑब्जेक्टिव आपके काम आएंगे। एमपी पुलिस में अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको पहले डिटेल में, पढ़ाने के बाद फिर ये ओटियाँ अपन लगाएंगे। तो आप पहले ओटी लगा लो, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपकी समझ में आने लग जाएगा ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो ये वहाँ काम आएगा आपका। एसआई में भी आपके ये काम आएगा, जेल पुलिस में भी काम आएगा आपका। इसके अलावा जो आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे भी ये काम आएगा। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सब एग्ज़ामों में ये काम आएगा आपके। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें ये काम ना आए। चलिए चालू कर रहे हैं अपन। पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, यानी यंत्र के माध्यम से वायु प्रदूषण को नहीं रोक सकते। तो किस में नहीं रोक सकते अपन? बैग फिल्टर, ये है क्या? साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन डिवाइडर। आंसर बताएं जरा, आप लोग सोचें जरा और सोच करके आंसर बताएं कौन सा आंसर है आपका इसमें जो वायु प्रदूषण को रोक नहीं सकता। एक यंत्र है जी, एक्चुअल में यंत्र विधि है आपकी, इनमें से कौन सा है जो वायु प्रदूषण को नहीं रोक सकता? बताएं जरा। शालिनी, गुड मॉर्निंग, जवाब दें आप जरा। इनमें से कौन सा है जो वायु प्रदूषण को नहीं रोक सकता? जवाब दीजिएगा जरा आप लोग, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। डी, एक था डी, साइक्लोन डिवाइडर। और बताएं जरा, और लोग जरा जवाब दीजिए जल्दी से। इसमें आंसर जो होगा वो आपका सही है, साइक्लोन डिवाइडर। मोनू सही आंसर बिल्कुल आपका। अंशुल ए नहीं है, बैग फिल्टर का इस्तेमाल तो अपन करते हैं, बैग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। साइक्लोन डिवाइडर है इसका नहीं करते। क्या होते हैं मैं अभी दिखा देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। आज आपका आंसर आपका क्या हुआ? साइक्लोन डिवाइडर। तो इसमें आंसर आपका साइक्लोन डिवाइडर है। याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, यानी यंत्र नहीं है जो वायु प्रदूषण को रोक सके। तो उनमें बैग फिल्टर यंत्र है, साइक्लोन कलेक्टर है, साइक्लोन सेपरेटर है, लेकिन साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। अब ये क्या होते हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा जरा। ये साइक्लोन डिवाइडर आंसर हुआ, ये होता है बैग फिल्टर। आप लोगों ने देखा होगा अपन कार वगैरह वगैरह में भी लगाते हैं इसको। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा प्रोजेक्टर से, जब मैं पढ़ाता था आप लोगों को, तो प्रोजेक्टर से पढ़ाने के दौरान मैं बीच बीच में ले जा करके, जब प्रोजेक्टर बंद हो जाता था तो साइड में ले जाके उसे खोल करके एक काला काला सा फिल्टर रहता था, उसको साफ करता था। तो वही होता है आपका बैग फिल्टर। इस तरीके के रहते हैं गाड़ियों में, कारों में और आपकी मोटरसाइकिलों में, इन सब में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि है जी, बैग फिल्टर पहला।
दूसरा है आपका यह है साइक्लोन कलेक्टर, ये इस तरीके का होता है, इसमें से क्लीन एयर अपन डालती हैं और नीचे से डस्ट वगैरह निकल जाती है, तो ये आपका साइक्लोन कलेक्टर है आपका, ये दूसरा है आपका। और ये तीसरा है आपका ये साइक्लोन सेपरेटर है, ये इस तरीके से ये साइक्लोन सेपरेटर होता है आपका। और साइक्लोन जो डिवाइडर है वो ये है आपका, ये वाला, तो ये अलग नहीं करता आपका, बाद बाकी के तीनों अलग करती हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन आप, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित जो कथन है उनमें से कौन सा सही है। सही है पहला, ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। सोचिए जरा, रेडियोधर्मी परिवर्तन या प्रदूषण पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये मिट्टी में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये कैंसर पैदा करता है। आंसर आपके सामने 4 है, इन 4 आंसरों में से आपको विकल्प चुनना है, पहला दूसरा, पहला चौथा, पहला तीसरा चौथा और दूसरा तीसरा चौथा। कुल मिलाकर के इसमें से एक नहीं है, यानी 4 तो दिए नहीं है, एक नहीं है। अब आप कोशिश कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा जरा, कौन सा आंसर होगा इसमें से। ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। सोचो जरा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण से क्या आनुवांशिक परिवर्तन आता है। सोचे, रेडियो एक्टिव के कारण से क्या आनुवांशिक परिवर्तन आता है। दूसरा है आपका ये मिट्टी में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा है रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और चौथा है कैंसर पैदा करता है। आंसर क्या होगा इसमें, सोच के किया करो जरा, थोड़ा जल्दी मत करो, आराम से करें। वर्षा का जवाब सही है इसमें, सी आंसर है। वर्षा का जवाब सही है, सी आंसर है। अभी ऐप के बारे में अभी बात करेंगे अपन, है ना। ऐप डिजिटल शिव क्लासेस नाम से ऐप है, मेरी वेबसाइट पर है। आप मेरे को लिंक भेज दी, वो आप मेरे को हाई लिख करके भेज देना मेरे मोबाइल नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा यहाँ से। लेकिन कोचिंग पर आकर के आपको आईडी और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसका। चलिए जरा दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। रेडियो प्रदूषण जो होते हैं आपके, वो क्या लाते हैं आपके, एक मिनट जरा, रेडियो प्रदूषण जो होते हैं आपके वो क्या लेकर के आते हैं, आनुवांशिक प्रदूषण। आनुवांशिक प्रदूषण के लिए ये जिम्मेदार होते हैं आपके, तो आनुवांशिक प्रदूषण होता है आपका इससे, तो ये आनुवांशिक परिवर्तन हो रहा है आपका, तो ये तो आंसर सही है आपका। दूसरा, ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देते हैं, ये नहीं करते असंतुलित। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मिट्टी के अंदर खनिज जो पदार्थ होते हैं वो असंतुलित नहीं होते, इसलिए गलत। ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करते हैं, बिल्कुल सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण से जो ब्लड है आपका पूरी बॉडी के अंदर सही तरीके से नहीं फैल पाता, और ये कैंसर पैदा करते हैं रेडियो प्रदूषण, ये भी सही है। तो आंसर इसमें से 1, 3, 4 सही है। विकल्प देखो 1, 3, 4, तो आंसर कौन सा होगा, सी आंसर सही होगा आपका। आंसर कौन सा सही है, सी। थोड़ा सा इस तरीके से नेगेटिव निकाल करके भी देखा करो कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, तो आसानी से आप निकाल लेंगे इसको। तो आंसर इसमें कौन सा सही है आपका, सी आंसर सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल में ऑयल जेपर समाचारों में रहा है। अभी हाल ही में ऑयल जेपर समाचारों में रहा है। अब प्रश्न आता है ये ऑयल जेपर होता क्या है। जो अभी हाल ही में ऑयल जेपर समाचारों में रहा है, तो ये ऑयल जेपर क्या है, बताइए जरा, ऑयल जेपर क्या है। अगला प्रश्न है आपके लिए, ऑयल जेपर क्या है। तो ये आपका ऑयल जेपर, तो ये क्या है ऑयल जेपर, ये तेलीय पंख, पंख माने क्या होता है, कीचड़। ये तेली पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, यानी एक टेक्नोलॉजी है। ये समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है। ये तेल के कुओं में आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। बताइए जरा क्या जवाब है आपका, इसमें कौन सा आंसर होगा, जल्दी से जल्दी जवाब दे। ऑयल जेपर क्या है, ऑयल जेपर क्या है, ऑयल जेपर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, सोचें जरा जल्दी से जल्दी, ऑयल जेपर क्या है। आपका जवाब नहीं आया, अब तक जवाब आ जाना चाहिए। कुछ भी करो तो सही, क्योंकि गलत करेंगे तभी अपन उसे सुधारेंगे। ऑयल जेपर जो भी आपको लग रहा है उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करें आप लोग।
ऑयल जेपर। एक्चुअल में जो ऑयल जेपर है ना, ये तेलीय पंख यानी कीचड़ और बिखरा हुआ तेल होता क्या है कि जो समुद्र वगैरह होता है उसमें पेट्रोल डीजल या खनिज तेल जब बिखर जाता है या फैल जाता है तो उसे साफ करने की एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है। तो उसके द्वारा समुद्र में से जो खनिज तेल ऑयल वगैरह होती हैं उनको साफ समाप्त किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ये ए वाला, पहला वाला आंसर सही है इसमें। फिर कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर सही है। तो ये तेलीय पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ये इस तरीके का होता है। देखिए ये समुद्र है, समुद्र में इस तरीके से तेल वगैरह पेट्रोल डीजल खनिज किसी कारण से फैल जाती हैं तो ये कीचड़ यानी पंख इकट्ठी हो गई आपकी, और यहाँ पर जलीय जीव जो होते हैं उनको नुकसान होना चालू हो जाता है, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। उसे कैसे रोका जाए? तो उसे साफ करने की जो नवीनतम टेक्नोलॉजी आई है आपकी, उस नवीनतम टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया ऑयल जेपर। तो इस नवीनतम टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया गया? ऑयल जेपर। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पहला वाला। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। निम्नलिखित में से कहां पर आपका अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? बताइएगा जरा। लंदन में है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय, या जिनेवा में है, या पेरिस में है, या रोम में है? बताएं जरा जल्दी से जल्दी आप लोग। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? लंदन में है, जिनेवा में है, पेरिस में है, या रोम में है? कहाँ पर है? जवाब दीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन। और किसी का कोई जवाब नहीं आया? जरा और जवाब दें जरा जल्दी से। सुनील, लंदन। कीर्ति, गुड मॉर्निंग। जवाब दीजिएगा जरा, प्रश्नों के जवाब दें जरा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं अपन। लंदन, ठीक है। मोनू, सही है। जिनेवा, अशोक, जिनेवा। एकता, लंदन। ये ध्यान रखना जरा, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? तो समुद्री संगठन का मुख्यालय है आपकी इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन है आपकी, और ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है आपकी? टेम्स नदी के किनारे स्थित है आपकी। ये जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपकी जिनेवा, और पेरिस ये आपकी फ्रांस की राजधानी है, और ये सीन नदी के किनारे है आपकी। ये किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? लंदन होगा। ये अब देखो जरा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको लंदन लेके चल रहा हूँ। ये है आपका लंदन शहर। ये जो नदी बह रही है ना आपकी, ये टेम्स नदी है। कई बार आप पूछी गई है आपकी ये एग्जाम में आपकी कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और ये जो झूला देख रहे हैं ना, ये आई वॉल नाम से एक झूला है आपका, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, और इससे आप शहर के नज़ारे देख सकते हैं। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो इसकी तुलना करेंगे अपन। भारत की जो गंगा नदी है, एक इतिहासकार ने लिखा था जो अर्थशास्त्री था कि भारत की गंगा नदी के जल को टेम्स नदी के जल में डाला गया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भारत में यहाँ पर अपने वस्तुओं का निवेश किया, पैसा निकाला, और बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया, कच्चा माल प्रोडक्ट तैयार किए, उन सबको ले जाकर के कहाँ पर रख दिया गया? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की तरक्की में किसका योगदान है? इंडिया का योगदान है। तो ये है आपका लंदन से है, और ये है वो झूला जिसमें बैठ करके आप, ये इस तरीके का होता है आपका आई वॉल। तो इस आई वॉल में बैठ करके आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। और ये है आपका बकिंगम पैलेस। ये ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है, बकिंगम पैलेस। तो बकिंगम पैलेस किसका निवास स्थान है? ब्रिटेन की महारानी का। क्लियर हो गया? ब्रिटेन की महारानी के निवास स्थान को नाम दिया गया बकिंगम पैलेस। ये भी आपका कहाँ पर है? लंदन में है। अच्छा, आप बता सकते हैं जरा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान का नाम क्या है? एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ब्रिटेन या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निवास स्थान का नाम क्या है? नहीं, अभी ये रोज नहीं चल रही ऑब्जेक्टिव की, लेकिन बस कुछ दिनों में इसको हम डेली लेकर के आएंगे, शाम के समय पर लेके आएंगे, जिसमें मैं डेली आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया करूंगा इसी तरीके से। बताएं जरा। गुड मॉर्निंग। व्हाइट हाउस नहीं है वर्षा, व्हाइट हाउस तो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान पूछ रहा हूं मैं आपसे। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। बताएं जरा आप लोग, सोचिए जरा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान
कोचिंग स्टार्ट हो तो गई, लेकिन वो ऑनलाइन स्टार्ट हुई है, ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रही। केस लगातार आ रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। अखबार उठा के देखिए आप लोग, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। ये मालूम तो होगा आप लोगों को, थोड़ा दिमाग में से निकल रहा होगा अंशुल। ये है आपका 10 डाउन स्ट्रीट, 10 डाउन स्ट्रीट। तो ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान क्या है? 10 डाउन स्ट्रीट, है ना। और ये बकिंगम पैलेस है जो ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहलाता है आपका व्हाइट हाउस। ठीक है, ये ध्यान रखना जरा। अगला देख रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाई जाती हैं? यानी भारत का एक भाग ऐसा, कुछ भाग ऐसे हैं जहां जो पेयजल है आपका, उस पेयजल में बहुत सारे प्रदूषक पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रदूषक हैं। अब वो प्रदूषकों के नाम है, नंबर 1 आर्सेनिक है, उसमें एक सार्बिटॉल है, एक फ्लोराइड है, एक फॉर्मेल्डिहाइड है और यूरेनियम है। तो इस तरीके से ये 5 हैं। अब इन 5 में से कौन कौन सी हैं जो पेयजल में पाए जाते हैं? मोहित, अभी थोड़ी देर से अपन बात करेंगे, अपन थोड़ा ये टॉपिक वो कर लें, डिस्कस कर लें, फिर अपन मेरे को फ़ोन कर लेना आप मोहित, है ना। मेरे को फ़ोन कर लेना या व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेज देना, तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन थोड़ा सा ओटी सॉल्व कर लेते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सार्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम। सॉल्व करना जरा, कौन कौन सा है? ए वाला 1 और 3। 1 आर्सेनिक, ये तो बिल्कुल सही है आपका, आर्सेनिक तो होता है, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके में, आर्सेनिक वाले में, ठीक है ना। फ्लोराइड होता है आपका, ये भी बिल्कुल सही है, और यूरेनियम होता है आपका, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 5, 1, 3, 5 वाला कोई आंसर है क्या इसमें? ये आपका 1, 3, 5 सी आंसर बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? सी आंसर होगा, क्योंकि आर्सेनिक पाई जाती हैं, जिसे संख्या प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है, और ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है आर्सेनिक से। इससे आपके जो वो होते हैं, ये नी नॉक पर वो हो जाता है आपका, नी मतलब घुटना वाला हो जाता है। इसके अलावा आपके जो हाथ वगैरह होते हैं, उन हाथों में भी दिक्कत होना चालू हो जाती है। ऐसी फ्लोराइड से दांत चले जाते हैं, आपके दांतों में कैविटी बन जाती है, और यूरेनियम से रेडिएशन होना चालू हो जाता है, जिससे आपका जो डीएनए होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये आंसर जो होगा इसमें कौन सा आंसर होगा? सी आंसर आपका सही है। तो आंसर कौन सा है? सी सही है, 1, 3 और 5। अगला प्रश्न है आपका, नौकनी लक्षण उत्पन्न होता है। कौन सा लक्षण की बात कर रहे हैं? नौकनी लक्षण। नौकनी लक्षण किसके कारण से उत्पन्न होगा? पारा के प्रदूषण के कारण से, या सीसा के प्रदूषण के कारण से, या सखिया के प्रदूषण के कारण से, या फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण से। ये जो संख्या लिखा है ना मैंने, संख्या, इस संख्या का मतलब होता है आर्सेनिक। इस संख्या का मतलब क्या है? आर्सेनिक। बताइए जरा, नौकनी लक्षण, अभी मैंने गलत बोल दिया था पहले, इससे पहले। तो नौकनी लक्षण उत्पन्न होता है पारा का प्रदूषण, सीसा का प्रदूषण, संख्या का प्रदूषण या फ्लोराइड। तो नौकनी लक्षण उत्पन्न होता है आपका फ्लोराइड के प्रदूषण से। किससे होता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है। क्या होता है ये नौकनी लक्षण? तो ये इस तरीके का होता है, देख लीजिएगा जरा, ये है आपका नौकनी लक्षण। इस तरीके के पैर हो जाते हैं आपके, टेढ़े हो जाते हैं, ये वाले पैर इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं। जब फ्लोराइड युक्त पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो उसमें इस तरीके से पैर आपके टेढ़े होते चले जाते हैं। इस लक्षण को ये अपन कहते हैं नौकनी लक्षण। इसके अलावा ये दांतों में कैविटी भी बनाता है आपका, तो फ्लोराइड के कारण से दांतों में कैविटी का निर्माण भी होता है। तो आंसर आपका क्या होगा? फ्लोराइड होगा। अगला देख रहे हैं यूरो उत्सर्जन नियम। कौन सा है आपका? यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और उपयुक्त सभी। तो यूरो मानक में कौन कौन सी आएंगे आपके? यूरो मानक में, तो यूरो मानक में आपके क्या आएंगे? सभी आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगी, हाइड्रोकार्बन भी आएगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर होगा यहाँ पर आंसर डी, सभी होंगे आपके। ये देख सकते हैं आपका यूरो मानक है, तो ये यूरो मानक आपकी सभी चीज़ों का निर्धारण करेंगे। बिल्कुल सही है वर्षा, आपका आंसर डी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? जो आपके यूरो मानक हैं उनमें सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
यूरो सेकंड को यदि अपन पूरा कर रहे हैं तो 0.05% या इससे कम, 0.10%, 0.15%, 0.20%। बताइए जरा, ये शायद मेरे को नहीं लगता कि आपको आएगा। इसमें होगा 0.05%, तो आंसर क्या होगा 0.05% या इससे कम। तो ये होना चाहिए आपका। अगला प्रश्न है, यूरोनार्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। तो यूरोनार्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा सीमा निश्चित करते हैं। ये गैस है आपकी, ये गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या मीथेन है? जवाब दीजिए जरा, इसका कौन सा है जिसमें? तो यूरोनार्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करती है। यह गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन है या मीथेन है? कौन सी होगी इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही है, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के नाम से जाना जाता है। अब आपके जवाब बिल्कुल सही होने लगे। अब पहले गड़बड़ होते थे, अब आपके जवाब काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं आपके। अगला प्रश्न है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे अपन एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, में वायुमंडलीय गैसों को किन गैसों पर विचार किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पर, कार्बन मोनोऑक्साइड पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर या सल्फर डाइऑक्साइड पर और मीथेन पर? तो इनमें से एयर इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता में अपन किन पर चर्चा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पर करते हैं क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड पर तो करती नहीं है, तो वायुमंडल में पहले से ही पाई जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। दूसरा कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इसमें से कौन सा? 2, 3 और 4। तो आंसर कौन सा सही है? 2, 3, 4। मीथेन पर नहीं करते और कार्बन डाइऑक्साइड पर नहीं करते। यदि वो प्रश्न ऐसे कह देता, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में किनका विचार नहीं किया जाता, किनका विचार नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाता 1 और 5। कार्बन डाइऑक्साइड का विचार नहीं करते और मीथेन का विचार नहीं करते। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वाहनों में उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली एक सिरेमिक डिस्क लगाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है आपका। वाहन जो होते हैं उन वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल दिया जाता है। तो उसे बदलने के लिए एक सिरेमिक डिस्क लगाई जाती है। तो ये सिरेमिक डिस्क किस धातु की बनी होती है? चांदी की, सोने की, तांबे की या पैलेडियम की? ये किसकी बनी होती है? वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किसकी बनी होती है? जवाब दीजिएगा जरा। चांदी की बनी होती है, सोने की बनी होती है, तांबा की बनी होती है या पैलेडियम की बनी होती है? जवाब दें जरा आप लोग। सही है, पैलेडियम की बनी होती है। किसकी बनी है? पैलेडियम की। आंसर होगा पैलेडियम। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं? भारत का कौन सा महानगर है जहां पर ठोस मटेरियल सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है आपका? बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? बताएं जरा आप लोग, जवाब दीजिएगा। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? बेंगलोर में हो रहा है या चेन्नई में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है? दीजिएगा जरा जल्दी से जल्दी जवाब। दिल्ली। अंशुल का जवाब दिल्ली है, बिल्कुल सही जवाब है दिल्ली। अंशुल आपका दिल्ली में है। ठोस अपशिष्ट समझते हैं ना, कचड़ा वगैरह, कूड़ा करकट वगैरह जो ठोस में पाया जाता है, लिक्विड नहीं होता। जैसे ये दिखा देता हूँ आपको इस तरीके का, ये होता है आपका ठोस अपशिष्ट। ये आपका ठोस अपशिष्ट है। चेन्नई नहीं है, चेन्नई नहीं है। ये आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये तो स्लाइड ही लगा दी मैंने। जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस? आप जवाब दे सकते हैं इसमें। 22 मार्च। 22 मार्च। तो जल संरक्षण दिवस अपन कब मनाते हैं? 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। 5 जून नहीं है वर्षा। 5 जून को तो अपन पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और ये 22 मार्च को अपन जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को अपन यहाँ विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक है ना, जनसंख्या दिवस। कीर्ति बिल्कुल सही जवाब है आपका 22 मार्च। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोल, मछली। ये आंसर आपका सही होना चाहिए सबका, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है वर्षा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, बताइए जरा, जैविक संसाधन कौन सा नहीं है। ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। मछली जैविक संसाधन नहीं है, जैविक संसाधन है मछली। मछली जैविक संसाधन है अशोक, मछली जैविक संसाधन है, मैं बोल रहा हूं लगातार, मछली जैविक संसाधन है। जैविक संसाधन क्या होता है पहले आप ये समझें, शायद यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं आप लोग। जैविक संसाधन क्या होता है पहले इसको समझ लो। जैविक संसाधन का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी जीवित रही हों, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जीवित रही हैं, जैसे मछली है, ये जीवित होता है तो जैविक संसाधन हो गया। पेट्रोल और कोयला, ये पेट्रोल आपका किससे बना है, डायनासोर से बना है, तो ये जैविक संसाधन है। पेट्रोल कोयला आपका किससे बना है आपका, तो कोयला बना है वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, तो ये भी आपका क्या हो गया, जैविक संसाधन हो गया। पानी आपका जो है वो जैविक संसाधन नहीं है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध जल। तो आंसर आपका ए है, अंशुल का जवाब बिल्कुल सही है, शुद्ध जल। अगला देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ये भी प्रश्न आपका लगभग 5 या 6 बार आ चुका है आपका। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। सबसे पहले केंद्रीय गंगा प्राधिकरण एक्चुअल में क्या है, गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया था। तो वो प्राधिकरण कब बना था बताएं जरा, 1975, 1982, 1985, 1995, कब बनाया गया था ये आपका। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है, बताएं जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दें आप लोग। 1975 जवाब आया है किसी का, 1982 आया है एक जवाब, अंशुल 1975 नहीं है, जवाब दें जरा जल्दी से आप लोग। ये है आपका इसका जवाब है 1985, तो ये ध्यान रखना, याद कर लो अच्छी तरह से इसको। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था, और ये उस समय पर प्रधानमंत्री थे आपकी राजीव गांधी, तो ये राजीव गांधी के समय में 1985 में किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1985 राजीव गांधी के समय किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री आपके कौन थे, राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया है। केंद्रीय बजट 2014 का जो आया था उसमें गंगा संरक्षण अभियान को क्या नाम दिया गया था। क्लीन गंगा, सेक्रेड गंगा, द ग्रेट गंगा या नमामि गंगा। ये तो आंसर आपका सही होना चाहिए, ये तो लगातार चल रहा है आपका इस समय पर। बताएं जरा आप लोग, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या नाम दिया गया था। तो आंसर सही है, नमामि गंगा। आंसर क्या होगा, नमामि गंगा। कौन लेकर के आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे, गंगा को साफ करने का एक प्रोजेक्ट लाए थे, ये 2014 के बजट में लाए थे और उसे नाम दिया गया था नमामि गंगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाँ, ये इस तरीके से गंगा प्रदूषित हो रही है देखिएगा, और कानपुर में ये गंगा नदी ज़्यादा प्रदूषित होती है क्योंकि यहाँ चमड़े वगैरह के जो पाइप वगैरह होती है ना, इन चमड़े वगैरह का जो काम होता है, तो वो सब पानी गंगा नदी में इस तरीके से विसर्जित कर दिया जाता है, तो इनको क्लीन करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था, यानी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है। तो ये अक्टूबर 2008 में, फरवरी 2009 में, अक्टूबर 2009 में और मार्च 2010 में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार आया है आपका। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो ये तो क्लियर है 2009 में किया गया, लेकिन 2009 में 2 आ गए, एक फरवरी और एक अक्टूबर है। बताओ, सोचो जरा इसमें से क्या है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था फरवरी 2009 में। तो ये कब किया गया है, फरवरी 2009। ये अक्टूबर 2008 नहीं है, फरवरी 2009 में किया गया है, अक्टूबर नहीं है,
ये आपका गंगा नदी यहाँ से निकलती है। एक्चुअल में गंगा जो नदी है ना, उसका कोई एक उद्गम स्थल नहीं है, ये कई नदियां हैं, अलग अलग जगह से निकलती हैं, फिर उनमें से 2 नदियां करके मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में संयुक्त धारा को अपन कहते हैं गंगा। तो जब मैं नदी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा फिर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर इस तरीके से गंगा नदी निकल के आ रही है, फिर इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, यहाँ से नीचे से सोन नदी जाती है, इस तरीके से सोन जाती है आपकी पटना में जाकर के मिल जाती है आपकी, फिर ऊपर से भी आपकी हिमालय से कई नदियाँ निकल के आती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये आपका प्राधिकरण है, ये पूरा का पूरा ये फरवरी 2009 में गठित हुआ था, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। तो आंसर होगा आपका इसमें फरवरी 2009। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए क्या बनाया था? वर्ष 2009 में अभी इससे पहले अपन ने सॉल्व किया है ये प्रश्न, अभी अपन ने सॉल्व किया है। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया था: राष्ट्रीय गंगा कमीशन, स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, स्वच्छ निर्मल गंगा नदी का राष्ट्रीय मिशन। क्या है आंसर आपका? तो ये आ जाएगा राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, इसका स्थापना अपन ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर होगा आप लोगों का। शिल्पी बी नहीं होगा, सी होगा। स्वच्छ गंगा प्राधिकरण नहीं है, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण है आपका। अगला है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा पर्यावरणविद है जिसे अपन जल पुरुष के नाम से जानते हैं? जल पुरुष किसे कहा जाता है बताइए जरा। सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, वी वेंकटेश्वरलू और सलीम अली। आंसर आपका सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। राजेंद्र सिंह बिल्कुल सही है। मोनू गलत, सुंदरलाल बहुगुणा जल पुरुष नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा जल पुरुष नहीं है। राहुल का जवाब सही है, राजेंद्र सिंह। वर्षा बिल्कुल सही है जवाब आपका। आरती जवाब सही है आपका। तो इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है? सोनू, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है। एकता सही है, कोमल सही है, शिल्पी बिल्कुल सही है। तो ये है आपके राजेंद्र सिंह। थोड़ा सा देख लीजिएगा जिससे चेहरा याद रहेगा। ये एमपीपीएससी में प्रश्न आया था, हालांकि ये प्रश्न कैंसिल हो गया। हिंदी में पूछा गया था, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष नाम दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न था आपका। उसमें विकल्प अलग अलग थे लेकिन साथ में राजेंद्र सिंह था। अंग्रेजी वाला जो विकल्प था उसमें राजेंद्र सिंह की जगह पर राजेंद्र चौधरी लिखा था, और आपको मालूम होगा एग्जाम में अंग्रेजी वाला वर्जन क्या होता है? मान्य होता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। ये राजस्थान के रहने वाली हैं। राजस्थान में आपकी जो नदियां हैं, पेयजल है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा थी, तालाबों की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए उन्होंने तालाबों को, नदियों को, वर्षा के जल को संरक्षित करने का प्रयास करना चालू किया और तालाबों को पुनर्जीवित किया था उन्होंने। इसलिए राजेंद्र सिंह को नाम दिया जाता है जल पुरुष। क्लियर हो गया? अब यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा की भी चर्चा कर लेते हैं। ये है आपके सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में, नंदन बहुगुणा के साथ में मिलकर के। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया है। तो ये 1973 में उत्तराखंड में एक जिला है, वहाँ पर जिलों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जनपद कहा जाता है। तो वहाँ का जो जनपद है उसका नाम क्या है? चमोली। तो चमोली जनपद में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। ये सुंदरलाल बहुगुणा है। तीसरे नंबर पे अपन देखेंगे, ये है आपके सलीम अली। ये पक्षी वैज्ञानिक है आपके सलीम अली। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में इन्होंने कई पक्षियों पर अध्ययन किया था और इनके सम्मान में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में हो गया है, उसके एक नेशनल पार्क का नाम रखा गया है सलीम अली नेशनल पार्क। यदि आपसे पूछा जाता है सलीम अली कौन है, तो ये पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, ये चिपको आंदोलन प्लांट के लिए था। हाँ सही है, बिल्कुल है ना। चमोली में चला था, 1973 में चला था। वहाँ वृक्षों को काट रहे थे, तो इसलिए ये लोग आकर के क्या है, वृक्षों से लिपटना इन्होंने चालू कर दिया था। तो इस तरीके से वृक्षों को लिपटना चालू किया। तो वृक्षों को काटने से पहले आदमियों को काटे तो उन्हें काट नहीं सकते थे, ये आंदोलन था। कर्नाटक में भी चला था ऐसे आंदोलन, इसे एपेक्को आंदोलन नाम दिया था। ये संतोष हेगड़े ने चलाया था, हेगड़े ने चलाया था ये। और इसके अलावा ये राजस्थान में भी चला था, आपका अमृता बिश्नोई ने चलाया था आंदोलन। तो इस तरीके से आंदोलन काफ़ी चली हैं। ये सलीम अली हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाती हैं। और इनके नाम पर नेशनल पार्क आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, उसका वर्तमान में नाम सिटी फॉरेस्ट हो गया है आपका।
अगला है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेयजल बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो पेयजल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अपन? बताइए जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। पेयजल में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? वर्षा सही है, सभी लोगों का सही है जवाब, ये सभी लोगों का जवाब सही है और आंसर होगा इसमें क्या? क्लोरीन। तो आंसर आपका कौन सा सही है? क्लोरीन आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, क्लोरीन युक्त पानी अपन पीते तो हैं लेकिन ये कैंसर का कारक भी है आपका। नवीनतम रिसर्च आई है, यदि आप क्लोरीन से पानी को शुद्ध करके और उसकी मात्रा यदि क्लोरीन की ज़्यादा हो जाए और उस पानी को लगातार पीते हैं तो कैंसर होने का कारण भी बन जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा? क्लोरीन है आपका आंसर इसमें, ये देख सकते हैं अपन, ये क्लोरीन युक्त पानी। एक प्रश्न और सॉल्व कर रहे हैं अपन। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण या रूपांतरित होते हैं? तो ये थोड़ा सा इसका जवाब और दीजिए। मरुस्थल हैं, रेगिस्तान है आपके, वहाँ पर पानी की हानि को रोकने के लिए पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है? कठोर और मोमी पर्ण हो जाते हैं। पर्ण माने होता है पत्ता। दूसरा लघु पर्ण हो जाती हैं या पर्णहीनता, मतलब पत्तों को गिरा देती हैं, या पर्ण की जगह कांटे हो जाती हैं। आंसर क्या होगा आपका? सोचिए जरा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी को रोकने के लिए आपको मालूम होगा, मैंने अभी पेड़ पौधे पढ़ाए थे आप लोगों को, उसमें बताया था जो पत्तियां होती हैं आपकी उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और अतिरिक्त पानी जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिस क्रिया को अपन वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन यदि रेगिस्तान में होने लगे, यदि आपने पानी दिया, अतिरिक्त पानी वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों से निकल गया तो अब फिर पेड़ मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पानी की पहले से ही बहुत सारी विकट समस्या है। तो उसके लिए उनमें एक एडेप्टेशन या अनुकूलन पाया जाता है पत्तों में। वो अनुकूलन कौन कौन से होते हैं? कठोर एवं मोमी होती हैं, मतलब कठोर पत्ता होता है वहाँ का और ऊपर से मोम की एक लेयर चढ़ी रहती है, जिससे उनके जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा वो धीरे बंद हो जाती हैं। दूसरा होता है लघु पर्ण, पत्ता छोटा हो जाता है या गिर जाता है। तीसरा कांटों में रूपांतरण हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3, यानी तीनों ही कारण आपके सही हैं, तीनों ही होते हैं आपके इसमें। क्लियर हुआ आपका? इसमें क्या होगा? तीनों ही। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि, समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या यहाँ पर। तो गंगा नदी डॉल्फिन की जनसंख्या में ह्रास के लिए शिकार, चोरी के अलावा और क्या हो रहा है? जो गंगा की जो डॉल्फिन है, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, गंगा की डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। वो उसकी शिकार हो रहा है और चोरी हो रही है वो। इसके अलावा और किस कारण से वो नष्ट हो रही है? ये है आपका प्रश्न। नदियों पर बांधों और बरालों के निर्माण के कारण से, सोचो जरा। दूसरा है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि के कारण से, संयोग से मछली के पकड़ने के जालों में फंस जाने के कारण से, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लेषित उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों के इस्तेमाल के कारण से। क्या आंसर होगा आपका? देखिए अब इसको सोचें कौन सा नहीं हो सकता नेगेटिव में। जैसे अब इसमें 1, 2, 3, 4, यानी आंसर आपके इसमें कितने हैं? 4 हैं। क्या चारों हो सकते हैं या फिर इनमें से एक आध नहीं हो सकता? तो देखो, नदी पर बांधों और बरालों के निर्माण से, ये आंसर तो है आपका। नदियों पर अपन ने बांध वगैरह बना दिए हैं और उन बांधों के कारण से क्या हो जाता है? पानी स्थिर हो जाता है और इनका नुकसान होता है, यानी इनका आसानी से शिकार हो सकता है। दूसरा, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि से, नदियों में मगरमच्छों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर कैंसिल। इसके बाद है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। ये है, जब मछली पकड़ने के लिए अपन जाल फेंकते हैं तो उसमें गलती से ये डॉल्फिन भी फंस जाती हैं। तो ये भी है आपका कमी। नदियों के आसपास में जो फसल वगैरह खेत वगैरह हो रही है उनमें जो केमिकल रसायन वगैरह मिलाए जा रहे हैं उनसे भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आंसर होगा पहला, तीसरा और चौथा। कहाँ है आपका पहला, तीसरा, चौथा? पहला, तीसरा, चौथा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? सी। आपका सी आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ये आपकी गंगा की डॉल्फिन है ना। ये गंगा की जो डॉल्फिन होती है ये ब्लाइंड होती है, इसमें आंखें नहीं होती। ये जलीय जीव है आपका। ये गंगा नदी में, सिंधु नदी में, दोनों में पाई जाती है आपकी। इसके अलावा चंबल नदी में भी ये पाई जाती है। और ये स्तनधारी है, ये मछली नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। और गंगा ये डॉल्फिन के लिए स्टडी सेंटर जो बनाया गया है वो पटना में बनाया गया है आपका।
और मध्य प्रदेश में डॉल्फिन स्टडी सेंटर अपन भिंड में बना रहे हैं, जहाँ पर डॉल्फिनों पर रिसर्च की जाएगी, उनको पाला पोसा जाएगा, चंबल नदी की डॉल्फिन को। और स्थानीय लोग इनको सूसू कहते हैं, सूसू। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी मुंह को बाहर निकाल करके फेफड़ों के द्वारा श्वास लेती है, तो श्वास खींचने के दौरान सू सू की आवाज़ आती है, तो लोकल लोग इसे सू सू के नाम से जानते हैं। अगला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन से एक्ट कब आया था आपका? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन से एक्ट कब आया आपका? 1973 में, 75 में, 77 में या 79 में? कब आया है? तो ये आया आपका 1977 में, 1977 में। तो ये जल प्रदूषण कंट्रोल वाला जो एक्ट है वो 1977 में आया है। तो जल प्रदूषण वाला कब आया है? 1977 में। अगला प्रश्न है आपका, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। संख्या माने आर्सेनिक। आर्सेनिक वाला प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में या मुंबई में? बताएं जरा आप लोग। आज एमपी की मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा आज मनीष। आज मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर मैं ओटियाँ सॉल्व करवाऊंगा आपकी नदी वाले पोर्शन की, तो आप उसके लिए जुड़िएगा। आज नदी वाले पोर्शन को ऑब्जेक्टिव में अपन सॉल्व करेंगे। 10 बजे से रहेगी, 10 बजे के 5 मिनट से आपकी ये क्लास। बताया जरा इसमें आंसर होगा यहाँ कोलकाता, क्योंकि ये आर्सेनिक जो सबसे ज़्यादा है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में पाया जाता है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ये कालकाता नहीं है, कोलकाता है ये आपका, ठीक है ना। ये है, ये इस तरीके का होता है। ये हेडपंप वगैरह जिनमें से आर्सेनिक वगैरह निकलता है उस पर निशान लगा दिया जाता है। आप ध्यान रखना, जब भी कभी आप पानी वगैरह पिए कहीं किसी इलाके में जाके हेडपंप पे किसी प्रकार के निशान बने हैं तो उनमें कोई ना कोई हानिकारक प्रदूषक तत्व होता है, तो इन पर पहचान के लिए बनाई जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को। और यदि आप पीते हैं पानी तो आपके हाथ इस तरीके के हो जाते हैं आर्सेनिक के कारण से। ये आर्सेनिक प्रदूषण है आपका, इस तरीके का नुकसान होता है आपका आर्सेनिक प्रदूषण का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज अपन लोगों ने 80 तक ओटियाँ सॉल्व हो गई हैं आपकी। आगे की थोड़ी सी ओटियाँ और बची हैं, वो अपन सॉल्व करेंगे सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन आप लोग जुड़िएगा। तो सोमवार के दिन ये प्रदूषण वाली ऑब्जेक्टिव को अपन ख़त्म करेंगे, उसके बाद में फिर अपन अगला टॉपिक चालू करेंगे। MPGS जो है आपकी, MPGS आज यूट्यूब पर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा नदियों वाला, जैसे आपका एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरीके से अपन को पढ़ना है। और दूसरा, अपन नदी वाले पोर्शन को कर चुके हैं तो आपको कितना तैयार है। अभी आपके पास में 15 मिनट हैं, आप लोग 15 मिनट में नदी वाले पोर्शन को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होने चाहिए। हाँ सर, रविवार का अपन ऑफ रखेंगे। अभी क्या है, मैं मटेरियल वगैरह आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, स्टडी मटेरियल वगैरह, और थोड़ा सा ऐप में जो कमियां हैं उनको भी हम लोग दूर कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम तैयार करते हैं जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर दे सकें। शनिवार के दिन एक करंट की क्लास और लॉन्च करने वाली है, तो वो भी बस आपकी जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और एक लगातार कंटिन्यू शाम के समय पर ऑब्जेक्टिव की क्लास भी लॉन्च करेंगे। आधे घंटे की रहेगी क्लास, लेकिन डेली मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाया करूँगा। जो अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। कई लोग हैं जो ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो वो कैसे कराएंगे उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ ऐप पर रजिस्ट्रेशन का, जैसे आप आसानी से ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकें। ये ऐप पर रजिस्ट्रेशन का मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। ये जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल शिफ्ट क्लासेस। ये देख सकते हैं आप, ये digitalshipclasses.com लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ आप जा करके इसके बाद में ये पहला वाला ही है आपका, इसको क्लिक करेंगे तो ये है आपका, यहाँ मेरा ऐप आ जाएगा, ये वाला ही ऐप। इसको क्लिक करेंगे आप तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद में ऐप आपका सेव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आईडी और पासवर्ड आपको ज़रूरत होगी। तो आईडी पासवर्ड आप कोचिंग पर रजिस्ट्रेशन करवा करके ले सकते हैं। कोचिंग की फ़ीस मैंने आप लोगों को बता दी है। नोट्स सहित आपकी फ़ीस 2500 रुपये रहेगी। अभी ऑफ़र चल रहा है आपका, तो 2500 आपकी रहेगी, 2500 रुपये रहेगी आपकी, जिसमें नोट्स भी आपको 5 बुकलेट मिलेंगी आपको। यदि आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो ये फ़ीस आपकी 2000 रुपये रहेगी। इस तरीके से आपकी नोट्स हैं। और ये लगभग 6 महीने का कोर्स रहेगा, 6 या 7 महीने का। एक आध महीने की और ज़रूरत पड़ेगी तो इसी फीस में अपन उसको कंप्लीट करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होंगी। केस लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति गंभीर हो रही है, चुनाव और आ गए हैं, तो चुनाव की वजह से स्थिति और ज़्यादा क्रिटिकल होगी। कल आप लोगों ने देखा होगा, कल ग्वालियर में कमलनाथ जी की
रैली थी उसमें कितनी ज़्यादा और रूल्स ऑफ रेगुलेशन को तोड़ा गया था। अब वहाँ पर मान लीजिएगा 2 या 3 लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो अन्य लोगों को फैला देंगे। कोचिंग में आप 1-1.5 घंटे के लिए बैठेंगे, समस्याएं चालू होंगी। इस तरीके से आप घर पे बैठ करके सुरक्षित तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। पर टेस्ट सीरीज़ कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये तो मैं करा ही रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। बंद।